यस गाइस, आज हम ये रिवीजन का पार्ट 2 है और आज हम करने वाले हैं तीसरा पार्ट, सेकंड पार्ट में जो हमारा एक रह गया था, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, विच इज मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। जिसका मतलब हमने मैनेजमेंट एज साइंस कर लिया, मैनेजमेंट एज आर्ट कर लिया और आज हम करने वाले हैं मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। इज दैट क्लियर गाइस? तो इसी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं? अगर तुमने ध्यान से देखा हो, मैंने चारों येलो किए हैं, सिर्फ एक वाइट किया है। दैट मीन्स ये जो व्हाइट वाला है यही मैच करता है, बाकी सब मैच नहीं करता। एक एक करेंगे। सबसे पहली बात, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? प्रोफेशन मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप एक प्रोफेशन में हो, अगर आप एक डॉक्टर हो तो आप एक प्रोफेशन में हो, राइट? अगर आप एक लॉयर हो तो इसका मतलब आप एक प्रोफेशन में हो। क्या मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन बोल सकते हैं कि नहीं? हम वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। सर, क्या आज मैं जब भी चाहे डॉक्टर का काम शुरू कर सकता हूँ? नहीं सर, मुझे एमबीबीएस की डिग्री चाहिए। मैं सीए की प्रैक्टिस कर सकता हूँ? नहीं सर, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री चाहिए। क्या मैं लॉयर की प्रैक्टिस कर सकता हूँ? नहीं सर, मुझे लॉयर की डिग्री चाहिए। हर एक में एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। आपको एग्जामिनेशंस देने पड़ते हैं, एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के बाद आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या मैनेजमेंट में कोई रेस्ट्रिक्शन है? बिल्कुल भी नहीं। मैनेजमेंट आप जब चाहे कर सकते हो, आप पढ़े लिखे हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिजनेस का मैनेजमेंट इजीली कर सकते हो। हमारे यहाँ सामने कितने सारे एग्जांपल है, जैसे रिलायंस में धीरू भाई अंबानी उतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर वो उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी खोल दी, राइट? तो मैनेजमेंट में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपकी एजुकेशन आपको सपोर्ट करेगी, पर वो परमानेंट रिक्वायरमेंट है क्या वो कंपलसरी? द आंसर इज नो। तो पहला प्रिंसिपल जो प्रोफेशन का है वो मैनेजमेंट से मैच नहीं करता, विच वॉज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। सेकेंड क्या था? प्रोफेशनल एसोसिएशन। सर, अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो फिर आपको ज्वाइन करना पड़ता है व्हाट? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट? अगर आपको एमबीबीएस की प्रिपरेशन करनी है तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पास जाके रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आपको सीए करना है तो आपको आईसीएआई के पास जाके रजिस्टर करना पड़ता है। हर प्रोफेशन का एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो क्या कंडक्ट करवाता है? जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, जो क्या देता है उन्हें? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब उनसे सर्टिफिकेट मिलेगा तो ही आप प्रैक्टिस कर पाओगे। और तीसरा, वो लोग क्या इशू करते हैं बताइए? कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे आपको काम करना है। इज दैट क्लियर? ये प्रोफेशनल एसोसिएशन में आपको जाके रजिस्टर होना ही पड़ता है। क्या मैनेजमेंट में ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन जरूरी है? द आंसर इज नो। यस, देयर इज एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड AIMA। AIMA क्या है बताइए? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन। यहां जाके आप वॉलेंटरीली रजिस्टर हो सकते हो, पर आपको कंपलसरी यहां पे जाके रजिस्टर होना नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये प्रिंसिपल भी एप्लीकेबल नहीं होता। तीसरा पूछते हैं कि सर, इशू ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। सर, हर प्रोफेशनल एसोसिएशन कुछ कोड ऑफ कंडक्ट इशू करना पड़ता है और वो लीगली बाइंडेबल है। क्या है बताइए? लीगली दीज आर बाइंडेबल। सर, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपको एज अ प्रोफेशन, अगर आप एक डॉक्टर हो, और अगर आप एक डॉक्टर हो तो डॉक्टर का पहला काम ये है कि पहले पेशेंट की सर्विस करना, बाद में फीस कलेक्ट करना। फीस डिसाइड नहीं करेगा कि आपको वो सर्व करना है या नहीं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी बिजनेस को ज्यादा एडवर्टाइज नहीं कर सकता। ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो एसोसिएशन देती है, वो लीगली बाइंडेबल है। एआईएमए ने भी बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट इशू किए हैं कि एक बिजनेस कैसे करना चाहिए, पर क्या वो लीगली बाइंडेबल है? नहीं। आप फॉलो कर सकते हो, आप नहीं चाहते हो नहीं भी फॉलो कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो दैट दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन व्हाट? मैनेजमेंट। अगला पॉइंट क्या है बताइए? सर्विस मोटिव। सर, मैनेजमेंट है वो प्रॉफिट के लिए है। ये सारे जो है वो क्या मोटिव के लिए है? सर्व। इनका पहला काम है टू सर्व द सोसाइटी, इसलिए प्रोफेशन की बहुत रिस्पेक्ट होती है। मैनेजमेंट का एक ही पर्पस है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये भी प्रिंसिपल प्रोफेशन का मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ एक ही प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, विच इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जो प्रोफेशन में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है उसी को अक्वायर करके आप मेडिकल में प्रैक्टिस करते हो। वैसे ही मैनेजमेंट की भी बहुत सारे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो एआईएम में और बड़े बड़े प्रिंसिपल गुरुज, जो मैनेजमेंट गुरुज है, उन्होंने इशू किए हैं, जिसको आप अक्वायर कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये एक ही प्रिंसिपल है जो मैनेजमेंट और प्रोफेशन दोनों को क्या करता है गाइस? कम ऑन, मैच। इज दैट क्लियर? सो इसी के साथ हमने मैनेजमेंट एज प्रोफेशन किया। इसकी कितने पॉइंट्स मैच नहीं करते? 4 नहीं मैच करता, सिर्फ एक ही मैच करता है। एग्जाम में पूछे हाउ मैनेजमेंट इज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, तो ध्यान रखना मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज मैनेजमेंट के अंदर ये सारे प्रिंसिपल्स मैच करते हैं, राइट? कौन सा याद लिखोगे बताइए? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस एंड
क्रिएटिविटी। अगर पूछा गया कि मैनेजमेंट एज साइंस है तो आंसर इज यस, मैनेजमेंट एज अ साइंस है बिकॉज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्लस ये प्रिंसिपल पार्शियली प्रेजेंट है। आप तीसरा नहीं लिखोगे क्योंकि मैनेजमेंट एज अ साइंस में सिर्फ 2 ही प्रिंसिपल आपको लिखने, 2 ही पॉइंट्स लिखने, सॉरी। और तीसरा, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में खाली कितना लिखोगे, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये सब नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि ये एप्लीकेबल ही नहीं होते। कितने मार्क का आता है बताइए? 6 मार्क का। तो 3 मार्क आपको क्या लिखने हैं? पहले 3 पॉइंट्स, क्योंकि 8 के सारे प्रिंसिपल मैनेजमेंट में अप्लाई होते हैं। साइंस के कितने होते हैं? 2, एक फुल्ली और एक पार्शियली, और प्रोफेशन का सिर्फ एक होता है। तो जब ये 6 पॉइंट आप लिखोगे तो आपको 6 मार्क में बताएंगे कि हाउ मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। इज दैट क्लियर गाइस? अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 का आखिरी पॉइंट रिवाइज करने के लिए, विच इज कोऑर्डिनेशन। हम करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। सो गाइस, अब हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का एक शब्द कभी भूलना मत, और वो क्या है शब्द बताइए एनीवन? इट इज सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइज करना, सिंक्रोनाइज करना मतलब पहले से ही डिफाइन करना किसको क्या काम करना है, सिंक करना। सिंक्रोनाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, सभी के एफर्ट्स को आपको क्या करना है गाइस? कम ऑन, सिंक्रोनाइज करना है टुवर्ड्स अचीविंग व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसी को हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, कोऑर्डिनेशन, राइट? सो कोऑर्डिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है बताइए? कम ऑन गाइस प्लीज। सिंक्रोनाइजेशन। क्या सिंक्रोनाइज करोगे बताइए? सभी के एफर्ट्स को, ताकि आप इसे क्या अचीव कर सको बताइए? ऑर्गेनाइजेशन का गोल। इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। एग्जांपल देता हूं गाइस, याद रखना, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन दोनों में डिफरेंस है। कोऑपरेशन मतलब मिलके काम करना, पर मिलके काम करना मतलब जरूरी नहीं है कि आपका कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ऑर्डरली काम को सेट करना। फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं बोलूं सब लोग एक एक चैप्टर करके आना, कल एक दूसरे को पढ़ाएंगे, सभी ने खाली चैप्टर 1 ही किया। क्यों? क्योंकि किसी ने डिसाइड ही नहीं किया कौन कैसा चैप्टर करेगा। मतलब कॉपरेशन तो है, बट क्या नहीं है गाइस? कम ऑन, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि काम को सिंक्रोनाइज नहीं किया। इज दैट क्लियर गाइस? सो कोऑर्डिनेशन मतलब होता है सिंक्रोनाइज करना। क्या सिंक्रोनाइज करोगे बताइए? सभी के एफर्ट्स को टुवर्ड्स अचीविंग व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसी को हम बोलते हैं गाइस, कम ऑन, कोऑर्डिनेशन। सवाल है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो गाइस, अब हम क्या कर रहे हैं बताइए? फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला फीचर क्या है? ये इंटीग्रेट करता है ग्रुप के एफर्ट्स को। मेरी बात सुनो, ग्रुप मतलब क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। इन सब का गोल एक होता है या अलग अलग होता है? अलग अलग होता है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एम है प्रोडक्शन ज्यादा करे, फाइनेंस डिपार्टमेंट का एम है पैसा बचाए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एम है प्रोडक्ट को कैसे फटाफट बेचे। तो सभी के इंटरेस्ट कैसा है? एक है या डाइवर्स है? डाइवर्स है। सो डाइवर्स इंटरेस्ट को मैं कोऑर्डिनेट करता हूं ताकि मेरा कैसा काम बने भाई? कम ऑन, पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। जैसे गाइस एक टीम होती है, एक टीम में सारे प्लेयर एक जैसे होते हैं? नहीं सर, कोई अटैकिंग होता है, कोई डिफेंसिव बहुत अच्छा होता है, कोई बॉलर बहुत अच्छा है, कोई स्पिनर्स बहुत अच्छा है। क्रिकेट में हर कोई डाइवर्स इंटरेस्ट का है। अगर इनको प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, इनको अपना रोल नहीं समझाओगे, तो क्या होगा? क्या पर्पसफुल काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन का काम है कि हर डाइवर्स इंटरेस्ट का अपना एक रोल है, उनको कोऑर्डिनेट करना टुवर्ड्स पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। सभी के एफर्ट्स को आप क्या कर रहे हो बताइए? यूनाइट कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो। अगर इंटीग्रेट नहीं करोगे तो काम अच्छे से नहीं होगा। दैट इज द जॉब ऑफ अ कोऑर्डिनेशन, कि भाई एक अटैकर का क्या रोल है, उसको कब आना है और उसको कैसे प्ले करना है। एक प्लेयर जो अच्छा टेक्निकली है, उसको क्या गेम में करना है, उसको अटैक नहीं करना है, उसका क्या पर्पस है। एक स्पिनर का क्या काम है, एक फास्ट बॉलर का क्या काम है। मतलब हर एक का अपना अपना एक पर्पस होता है। इतना राइट? हर प्लेयर, हर बॉलर जो लोग रखते हैं, क्या सब विकेट प्लेयर होते हैं? नहीं, कुछ अच्छे हैं जो बहुत अच्छे बॉल को डॉट करवाते हैं, उसके लिए रखा गया। क्यों? तुम्हारा काम है डॉट बॉल कराओ, तुम्हारा काम विकेट लेना नहीं, क्योंकि दूसरा जो प्रेशर आएगा तो दूसरा बॉलर उसका क्या ले लेगा बताइए? विकेट। हर एक का डाइवर्स इंटरेस्ट है, उसको आप किधर कोऑर्डिनेट करते हो? इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। सेकंड पॉइंट क्या था बताइए? यूनिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन। ऐसा होना चाहिए कि सब एक दूसरे के साथ काम करे और एक का एक्शन दूसरे पे क्या रहे? लीगली बाइंडेबल। लीगली बाइंडेबल मतलब ये हुआ कि अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस साल 1 लाख यूनिट हम बेचेंगे, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी लीगली बाइंडेबल हो गया कि उन्हें कितने यूनिट्स बनाने बताइए? 1 लाख। बोथ डिपार्टमेंट वर्क्स हैंड इन हैंड, कि एक का काम दूसरे पे भी लीगली बाइंडेबल हो। इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन।
गाइस परवेजिव मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे चाहिए, जी हाँ सर, टॉप लेवल को भी चाहिए, मिडिल लेवल को भी चाहिए और लोअर लेवल, हर डिपार्टमेंट के हर लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन होता है, दैट इज इट, व्हाई इट इज परवेजिव। क्या कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है? हाँ सर, कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस का मतलब ये हुआ कि आप कंटिन्यूसली सभी के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज कर रहे हो, क्योंकि एनवायरनमेंट डायनामिक है, बार बार आपको सभी के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सको। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताइए, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, सर टॉप लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिडिल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करें, मिडिल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑपरेशनल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करें, ऑपरेशनल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मिडिल एज वेल एज वर्कर दोनों के साथ काम को क्या करें, सिंक्रोनाइज या कोऑर्डिनेट, हेंस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दी। एंड लास्ट क्या, इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब क्या है सर, आप कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है जब कोऑपरेशन हो, विदाउट कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है क्या? नहीं सर। कोऑपरेशन डेलिब्रेट है कि नहीं, आप सामने से अगर काम करना नहीं चाहते हो, मैं कोऑर्डिनेशन कर नहीं पाऊंगा। कहते हैं आपने अगर बिना कोऑपरेशन के कोऑर्डिनेशन किया तो वो मीनिंगलेस है, क्योंकि सामने वाला काम ही नहीं करेगा तो आपके कोऑर्डिनेशन का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही कोऑपरेशन कर लिया पर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो काम अच्छे से आपका हो नहीं पाएगा। जस्ट नाउ मैंने एग्जांपल दिया था वो चैप्टर वाला, जिसका मतलब इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट मतलब ये है कि सर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन दोनों साथ में होगा तभी पॉसिबल है कि हम सभी के एफर्ट्स को क्या कर सकते हैं, कम ऑन इंटीग्रेट, बिकॉज कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन इज मीनिंगलेस, सॉरी कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन जिससे एम्प्लॉय डिससैटिस्फाइड होंगे, और कोऑपरेशन है पर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो काम आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा। सो दीज ऑल आर दी फीचर्स गाइस। पहला फीचर क्या बताइए, इट इंटीग्रेट्स इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। सेकंड पॉइंट क्या बताइए, यूनिटी ऑफ एक्शन, सभी के एक्शंस को ये बाइंड करता है, एक का दूसरे पे लीगली बाइंडेबल है। सर परवेजिव हर लेवल पे चाहिए, टॉप को मिडल के साथ, मिडल का ऑपरेशनल, ऑपरेशन का मिडल एज वेल एज ऑपरेशनल लेवल। कंटिन्यूस नेवर एंडिंग प्रोसेस है, आपको हर जगह हर वर्क कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्या, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉप का मिडल के साथ, मिडल का ऑपरेशनल के साथ एंड ऑपरेशनल का टॉप एज वेल एज लोअर लेवल वर्कर के साथ, सॉरी। एंड इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, मतलब विदाउट कोऑपरेशन आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? दीज आर द फीचर्स। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, विच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो गाइस पहला क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में, बताइए, ग्रोथ इन साइज। देखो कोऑर्डिनेशन की क्यों जरूरत है, क्यों आपको एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना है? पहला, जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो आपको ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। सर ये एम्प्लॉय सब एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं? सर उनका बैकग्राउंड अलग, उनका सिचुएशन का तरीके का अप्रोच अलग, उनके हैबिट्स अलग होंगे, तो मैं उनके भरोसे छोड़ सकता नहीं हूँ, राइट? क्यों? क्योंकि सब एम्प्लॉय एक जैसे नहीं होते, सबके अप्रोच अलग, प्लस उनके खुद के भी पर्सनल गोल होते हैं, इसीलिए मुझे कोऑर्डिनेशन कराना पड़ेगा, सबको पहले से बताना पड़ेगा कि तुम्हारा स्पेसिफिक रोल क्या है, अदरवाइज कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए? क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है आपको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? एम्प्लॉयज। ये जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके डाइवर्स इंटरेस्ट होता है, उनका अप्रोच अलग होता है, उनका बैकग्राउंड अलग होता है, प्लस उनके हैबिट्स भी अलग होते हैं। कोऑर्डिनेशन चाहिए ताकि सभी को बता सके तुम्हारा स्पेसिफिक रोल क्या है, अदरवाइज काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? समझ गए? जैसे कि आईपीएल टीम है, सब प्लेयर एक जैसे या सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई अलग अलग कंट्री से आ रहा है, कोई अलग अलग गांव से आ रहा है, सबका अप्रोच अलग होता है, सबका माइंडसेट अलग होता है। अगर उनके भरोसे छोड़ दिया तो काम अच्छे से नहीं होगा, पहले से ही आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। सेकंड क्या है बताइए? स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या? सर आज हम एक ऐसी दुनिया में है, कॉम्प्लेक्स दुनिया में है, जहां हर डिपार्टमेंट में हमें कैसे लोग चाहिए बताइए? स्पेशलिस्ट। कैसे चाहिए? स्पेशलिस्ट। हु आर अ स्पेशलिस्ट? स्पेशलिस्ट वो लोग होते हैं जो अपने डोमेन में सबसे नॉलेजेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट को बोल सकता है यार तेरी डिजाइन बढ़िया नहीं है? क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सुनेगा? नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिजाइन में स्पेशलिस्ट है। और यही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग को बोले तेरा मार्केटिंग का तरीका अच्छा नहीं है, क्या वो सुन पाएगा? नहीं। तो स्पेशलिस्ट वो लोग होते हैं जो अपने डोमेन में सबसे अच्छे होते हैं और वो किसी और का ओपिनियन नहीं सुनेंगे। तो कोऑर्डिनेशन करने के लिए आपको पहले से ही दोनों के ओपिनियन को सुनना पड़ेगा और फिर डिसाइड करना पड़ेगा। एक सेकेंड, इज दैट क्लियर गाइस? समझ आया? तो मैंने सेकेंड पॉइंट क्या बोला कि सर स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन वो लोग होते हैं जो अपने डोमेन में किसी और का ओपिनियन नहीं सुनते। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि मैनेजमेंट दोनों के काम को सुनेगा, दोनों के ओपिनियन को सुनेगा और फिर से पहले से काम पहले से उन्हें बता देगा। इसीलिए हमें क्या चाहिए बताइए? कोऑर्डिनेशन। पहला क्या था बताओ?
ग्रोथ इन साइज, एंड सेकेंड पॉइंट क्या था बताइए, स्पेशलाइजेशन. एक और पॉइंट है, कम ऑन, लास्ट पॉइंट इज बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग क्या होते हैं, डिपार्टमेंट. प्रोडक्ट फंक्शनल डिफरेंशिएशन है तीसरा पॉइंट. फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या कहता है, ध्यान से सुनना. हर ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होते हैं या अलग अलग होते हैं, हर डिपार्टमेंट, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम करते हैं या आइसोलेशन में काम करते हैं. द आंसर इज आइसोलेशन में ये लोग काम करते हैं. आइसोलेशन मतलब अलग अलग काम करते हैं. तो सभी के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग आइसोलेशन में काम करते हैं, और इसीलिए हमें क्या चाहिए बताइए, कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन के 3 पॉइंट क्या बताइए, पहला ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ इन साइज, सेकेंड फॉर स्पेशलाइजेशन होगा, और तीसरा पॉइंट क्या है बताइए, फंक्शनल डिफरेंशिएशन. एंड इसी के साथ गाइस योर चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है.